नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। राजीव कुमार के रिटायरमेंट के दिन करीब आ रहे हैं क्योंकि 18 फरवरी को उनका रिटायरमेंट ड्यू है और कल उन्होंने एक एटलस जारी किया था और उस एटलस की रिलीज पर उन्होंने ये कहा कि जो हमारे देश में जो पोलिंग डेटा है, जो पोलिंग डेटा सिस्टम है, वो बिल्कुल पुख्ता है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती और अगर कोई गलती होती भी है तो हमारा सिस्टम ऐसा है कि उस गलती को वो पकड़ लेता है और उसको रिजेक्ट कर देता है। यानी कि उनके कहने का मतलब ये था कि हम गलत नहीं हो सकते, नथिंग कैन गो रॉन्ग। इस तरीके का जवाब राजीव कुमार का आया है। अब ये इंटरव्यू उन्होंने दिया है, एक छोटा सा इंटरव्यू था जिसमें साउंड बाइट उन्होंने दिया है ठीक 2 दिन के बाद, जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश जारी किए हैं कि ईवीएम का डेटा डिलीट नहीं किया जाए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ईवीएम के सत्यापन की, यानी कि ईवीएम के वेरिफिकेशन की जो कॉस्ट है उसको कम करनी चाहिए, कोई भी डेटा फ्रेश रीलोड नहीं किया जाए। और उसके बाद कल जब राजीव कुमार के बाद कौन व्यक्ति आएगा उसको लेकर जो याचिकाएं दायर हुई थी कि जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो फेयर नहीं है, तो उस याचिका पर सुनवाई अब 19 फरवरी को टालकर डाल दी है और 18 फरवरी को रिटायर हो जाएंगे। तो क्या सरकार इस बीच, यानी कि आज से लेकर 18 तारीख के बीच में, क्या दूसरा राजीव कुमार नियुक्त हो जाएगा या फिर सरकार वेट करेगी कि ये जो पूरा केस जो सुप्रीम कोर्ट में है, इस केस की का क्या नतीजा निकलता है और उसके बाद अपॉइंट करेगी? ये सारे बड़े सवाल हैं और आज इसलिए मैंने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील और एक्टिविस्ट महमूद प्राचा से इस पर बात की जाए। प्राचा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं राजीव कुमार की उस साउंड बाइट पर बात आपसे करना चाहूंगी कि एटलस रिलीज के दौरान उन्होंने कहा कि हमारा पोलिंग डेटा सिस्टम बहुत रोबस्ट है, नथिंग कैन गो रॉन्ग। राजीव कुमार क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आपके मुताबिक? सेम टू सेम जो आज तक की बात है कि हमारी बात पे यकीन करो आप, क्योंकि मैं एक संवैधानिक पद पे बैठा हूं। भले ही मैं रंगे हाथों चोरी करते पकड़ा जाऊं, भले ही मैं डकैती मारते पकड़ा जाऊं, भले ही मैं कुछ भी करते पकड़ा जाऊं, लेकिन मुझ पे भरोसा करो, क्योंकि मैं एक संवैधानिक पद पे बैठा हूं। मोदी जी और अमित शाह जी ने मुझे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा के बनाया है, इसलिए मेरी बात पे यकीन करो, लेकिन सबूत मत मांगो कोई। मैं ये कहूंगा आपसे कि हमारा ट्रांसपेरेंट है, हम डिस्क्लोजर करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन सबूत मत मांगो कोई। अगर आप सबूत मांगोगे तो मैं मना करूंगा, सबूत मांगोगे तो मैं आपको अदालत में भी मना करूंगा। लेकिन जब अदालत आपको ऑर्डर कर देगी कि नहीं आपको देने पड़ेंगे सबूत, वीडियो और सीसीटीवी फुटेज, तो मैं मोदी जी के पास जाऊंगा और उनसे कानून चेंज करा लूंगा। लेकिन मैं सच्चा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच्चा हूं, मैं ईमानदारी से इलेक्शन करा रहा हूं। दिखाऊंगा कुछ नहीं, दिखाऊंगा तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए मैं दिखाऊंगा कुछ नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा हर बार कि मैं सब कुछ दिखाने को तैयार हूं। हर जगह जाके झूठे एफिडेविट फाइल करूंगा, झूठे स्टेटमेंट्स दूंगा और झूठी एटलस छापूंगा, और जो एटलस में लिखूंगा उस पर ही खुद अमल नहीं करूंगा। जो मैनुअल्स बनाऊंगा मैं, जो मैनुअल्स मेरे पहले के इलेक्शन कमीशन के लोगों ने बना रखे हैं, उस पर अमल भी नहीं करूंगा। और मैं ये बताऊंगा, क्योंकि हमारे मैनुअल्स में इतना रोबस्ट मेथड है जिससे कभी गलती हो ही नहीं सकती, गलती होगी तो तुरंत पकड़ी जाएगी, और पकड़े जाने का जो तरीका है उसमें पकड़ी गई है वो मैं देखने नहीं दूंगा आपको, ये नहीं बताते बस। तो ये जो बात है, लेकिन मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस वाली बात है ना। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं उसमें देखिए, इलेक्शन कमीशन ने कानून तक बदल दिया ना, और अरविंद केजरीवाल जी ने दूसरे लोगों से, और कांग्रेस पार्टी ने, सबने इनसे मतलब पूरी ताकत लगा दी कि हमें फॉर्म 17C दे दो। लेकिन मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है आपके माध्यम से कि भले ही इन्होंने कानून चेंज करा लिया, लेकिन बाबा साहब के संविधान के मानने वाले अगर ईमानदारी से काम करें तो कानून का डर अभी भी बाकी है। मुझे देखिए कितने सारे चिट्ठियां आई हैं, मैं आपको दिखाता हूं, एक नहीं इतनी सारी चिट्ठियां आई हैं ये हरियाणा के इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स की, कि आप आइए और फॉर्म 17C हरियाणा का ले जाइए, हम हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का आ रही है मेरे पास चिट्ठियां। तो ये एक इशारा है, ये एक सिंबल है जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, कि वो अपने स्लीपर सेल्स की बात सुनना बंद करें। सबूत सब आएंगे, वीडियोग्राफी भी आएगी, सब आएंगे, लेकिन
अगर ये हमारी ओपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी साथ देंगी तो जल्दी आएंगे, जल्दी बेनकाब होंगी सारी इलेक्शन कमीशन की गड़बड़ियां, और अगर ये नहीं आएंगे हमारे साथ तो जनता अपने आप और हम लोग अपने आप, जो मुट्ठी भर लोग काम कर रहे हैं, हम अपने आप भी पेपर बैलेट वापस लाएंगे और चुनाव जल्द ही पेपर बैलेट से होंगे, ऐसा हम गारंटी करते हैं लोगों के सामने एक बार फिर। बिल्कुल। लेकिन महमूद, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि ईवीएम का डेटा आप डिलीट मत करिए, आप फ्रेश डेटा रिलोड मत करिए, ईवीएम का जो वेरिफिकेशन का कॉस्ट है वो आप उसको कम करिए, ये सब क्या दिखाने के लिए किया गया है, या वाकई में सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि भाई अब तो हमें इनकी क्लास लेनी ही चाहिए? ये सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं चुनाव आयोग को, उसके क्या मायने? देखिए, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि ये सब आई वॉश हो रहा है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। इस पिटीशन से ही, मतलब द विक्ट्री इन दिस पिटीशन इज आवर डिफीट, दैट इज व्हाट आई फील। क्योंकि इसका रिलीफ क्या मांगा गया, पहले तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। मैं स्पेशली गया था ये कोर्ट में हियरिंग सुनने, क्योंकि इस केस में तो कोई फायदा तो होने वाला नहीं है नुकसान के अलावा, लेकिन नुकसान बड़ा हो सकता है, उसको मैं वॉच करने गया था। क्योंकि मैं तो इसमें पिटिशनर भी नहीं हूं, ना मैं इसमें कोई पार्टी हूं, तो लेकिन मुझे खतरा मंडरा रहा था, इसलिए मैं गया वहां पे। और मैंने देखा कि जो यहां तक कहा गया इसमें, ये एडीआर की जो पिटीशन है, कि इसमें जो आपने पहली पिटीशन डाली थी उसमें तो आपको कॉज ऑफ एक्शन भी नहीं पता था, आपने अनकंडीशनली विड्रॉ की थी, आप दोबारा कैसे आ गए? और जो हरियाणा कांग्रेस कमेटी ने, जिन्हें अपना इंचार्ज बनाया था उस कमेटी का कि हरियाणा की हार का विश्लेषण करेंगे, करण सिंह दलाल साहब, उनकी पिटीशन तो डिसमिस ही हो गई। ये खबर ज्यादा नहीं छपी होगी, ये दोनों काम हो गए। लेकिन इसको एक बड़ी न्यूज बना के दिखाया किस लिए जा रहा है? क्योंकि इसमें जो रिलीफ मिलेगा वो भी मैं दर्शकों को बता दूं क्या मिलेगा रिलीफ, क्या मांगा जा रहा है। कि चुनाव आयोग ने जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी, गाइडलाइंस क्या थी कि जो ये सीयू, बीयू और वीवीपैट हैं, इसकी बर्न्ट मेमोरी में और माइक्रो प्रोसेसर में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। चुनाव के बाद 2 और 3 नंबर के हारे हुए कैंडिडेट ये चेक करा सकते हैं, 5% मशीनें उसमें से आइडेंटिफाई करके। और ये चेक कौन करेगा? ये चेक करेंगे, ये अल्टीमेट गोल और एम है इस पिटीशन का, कि हमारी जो मशीनों में गड़बड़ी है या नहीं है, उनसे चेक करा दो जिन्होंने ये मशीनें बनाई हैं, यानी कि बीईएल और ईसीआईएल के इंजीनियर आके ये बताएंगे कि ये सब कुछ ठीक ठाक है। कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी आके नहीं बताएगी। ये हमारा अल्टीमेट एम और गोल है। अब इससे नुकसान क्या होगा वो मैं बताता हूं, और यही साजिश है इस पिटीशन को डालने की। जो आपने महमूद शुरू में कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके के निर्देश दिए हैं चुनाव आयोग को, वो केवल आई वॉश है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी देश को भ्रमित कर रहा है चुनाव आयोग के बारे में? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उसको क्रिटिसिज्म में एक बार नहीं 10 बार कर चुका हूं। और अब उसके बाद हमारी पिटीशन बची क्यों, मैं बताता हूं ना, कि एक सुप्रीम कोर्ट से एक ही पिटीशन, अब तो हाफ सेंचुरी होने वाली है डिसमिसल्स की, जो इलेक्शन कमीशन के ने ईवीएम के खिलाफ जो पिटीशंस डली हैं उसकी ऑलमोस्ट 49th पिटीशन ये चल रही है या 50th। एक ही पिटीशन बची है जिंदा, जो जिंदा बची है वो भी इसलिए क्योंकि हमने क्या कहा था कि चलिए मान लिया कि ये मशीनें बिल्कुल सुरक्षित हैं, लेकिन ये सुरक्षित कब है? जब चुनाव आयोग खुद कहता है, और सुप्रीम कोर्ट की वो 24 मई की जजमेंट भी ये कहती है 2024 की, कि जब एक रोबस्ट प्रोटोकॉल, आपका ये वर्ड जो रोबस्ट है ना, बार बार बोलते हैं इलेक्शन कमीशन भी और सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी है कि इतने ज्यादा प्रोसीजरल इसमें सेफगार्ड्स हैं, जब वो फॉलो हो रहे हैं तो इलेक्शन में मशीनों के द्वारा गड़बड़ी नहीं हो सकती। तो हमारा केस सर्वाइव क्यों किया? क्योंकि हमने ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट में बोला वो झूठ बोला, एफिडेविट झूठा फाइल किया, वो रोबस्ट प्रोसीजर जो इसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, जो बताते हैं, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही, इसीलिए हमारी पिटीशन बची। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं, अब इससे नुकसान क्या होगा इस पिटीशन से, और सुप्रीम कोर्ट का इसीलिए हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अब उनको खुद जो चेक करना चाहिए था, जैसे ये सिर्फ एक रोबस्ट प्रोसीजर जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था कि भाई वो बीईएल और ईसीआईएल के इंजीनियर चेक करेंगे, और वो ऑब्वियसली बताएंगे कि हम शरीफ लोग हैं, हमने पहले भी ठीक किया था और हमने बता दिया कि ठीक ही है। जिसने चोरी की है वही चेक करेगा, तो वो क्या बताएगा? सीधी सी बात ये, वो तो अपने आप को
क्लीन चिट देगा ना, और इसके बाद ये हो जाएगा कि, और तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक ने सेकंड कहा, ये तो एक सेकंड सुप्रीम कोर्ट ने तो ये खुद भी कहा था, जब अभी परसों वो निर्देश जारी कर रहे थे चुनाव आयोग को कि भाई हम चाहते हैं कि आपका इंजीनियर आए और चीजों को दिखाए कि क्या गड़बड़ है। तो सुप्रीम कोर्ट आखिर कहने की क्या कोशिश कर रहा था? आपका यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीईएल और ईसीएल का इंजीनियर आएगा, जिनके खिलाफ हम इल्जाम लगा रहे हैं, जो पिटिशनर्स हैं, वो तो कल भी परसों भी कह रहे थे कोर्ट के अंदर खड़े होके, हमें कोई शक नहीं है इलेक्शन कमीशन पे, दिस इज नॉट एन एडवर्सोरियल लिटिगेशन, हम दोनों तो मित्र हैं आपस में। जब ये गले में बाहें डाल के मित्रता का एक वो हो रहा है, तो फिर उसका रिजल्ट क्या आएगा? मित्र मित्र से धोखा थोड़ी करता है। हम कह रहे हैं कि हमारी तो एडवर्सोरियल पिटीशन है, हम चुनाव आयोग को चोर कह रहे हैं, हम चुनाव आयोग को बेईमान कह रहे हैं, और फिर भी सिर्फ हमारी पिटीशन सर्वाइव होती है। क्यों? क्योंकि हम चोर और बेईमान कह रहे हैं, तभी तो सर्वाइव होंगी। अगर आप कह ही रहे हो वो ईमानदार है, तो ईमानदार की बात पे भरोसा करो, फिर तो रिजल्ट सही आ रहे हैं। मोदी जी की जय जयकार है। लेकिन एक चीज आपसे और समझना चाह रही हूं महमूद की, जो ये निर्देश जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को, क्या ये भ्रमित करने के लिए है? ये क्या साबित क्या करता है चुनाव आयोग के बारे में? क्योंकि ये तो सही बात है कि जब उनके इंजीनियर्स आएंगे तो फिर जब उन्होंने चोरी की है तो वो क्या कुछ नया बता देंगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो ये जो पूरा पिटिशन है, इसका आउटकम क्या निकला? अगर चुनाव आयोग को बोला भी उन्होंने, तो इसका आउटकम क्या है? इसको हम कैसे समझे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या अप्रोच है चुनाव आयोग की तरफ से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का तो मैं ये कह ही रहा हूं, खुद ही कह रहा हूं कि इस जजमेंट की, पिछली जजमेंट्स की और सारी जजमेंट्स की क्रिटिसिज्म ये है। अब लास्ट जजमेंट जो आई है वो रोबस्ट प्रोटोकॉल की है, जिसमें कम से कम 12-13 जो पैराग्राफ हैं इसीलिए हैं जो डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से ये मशीनें सेफ हैं, और हमारी जो कहना है, और इसी बात से ध्यान हटाया जा रहा है कि वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब इसका अंजाम क्या होगा? इससे नुकसान होगा, आईवॉश ही होगा। अंजाम ये होगा कि ये पिटीशन जीत जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट दो चीजें कहेगी, ऐसा मेरा मानना है, मैं शास्त्री जी तो नहीं हूं। एक तो बीईएल के इंजीनियर्स आए और वो आके इसको बता दें ये एकदम सुरक्षित है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, और ये हर बार होना चाहिए। ठीक। दूसरा ये होगा कि 40,000 जो पर मशीन आप मांग रहे हो, ये पैसे बहुत ज्यादा है, इसको कम कर दो। तो कितना ज्यादा देश में, कितना ज्यादा एक माहौल बन जाएगा कि बहुत बड़ा रिलीफ ले आए हम लोग, और वो रिलीफ एक डेथ नेल होगा जो हमारी लड़ाई चल रही है, उसके लिए बहुत बड़ा धक्का होगा। क्योंकि अब क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर मशीनों को सुरक्षित बताया, क्योंकि बीएल के इंजीनियर्स अगर इसे सुरक्षित बताते हैं तो वो सुरक्षित हैं ही। एक और धक्का लगेगा हमारे मूवमेंट पे, लेकिन बुनियादी बात पे कोई नहीं जा रहा कि चोरी हो रही है और अधिकारी चोरी कर रहे हैं, और वो हम मशीनों की वीडियोग्राफी से साफ दिखाएंगे। और इसीलिए जयराम रमेश जी ने हमारे सारे जो मुहिम है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरी पिटीशन भी डाली है, जो उन्होंने 93 रूल जो चेंज किया गया था ना, रूल 93, उसको, उसके खिलाफ पिटीशन डाली है। वो इतनी बेकार पिटीशन है, इतनी मतलब वाहियात पिटीशन है, अगर मैं कहना चाहूं, जयराम रमेश जी ने जो डाली है उसमें हमारे लिए, जिसे कहते हैं ना, सेटिंग अस ऑन द डिजास्टर ट्रेल। अब ऊपर वाला हमें बचाएगा, क्योंकि उसमें मैं इंटरवेंशन डाल रहा हूं, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट है। मैंने पहले भी कहा था जयराम रमेश जी आरएसएस के एजेंट है, मैं अब फिर दोबारा कह रहा हूं, दूसरी वाली पिटीशन उन्होंने डाली है। करण सिंह दलाल साहब की पिटीशन डिसमिस हो गई है। ये एक और सबूत है कि जो स्लीपर सेल्स हैं वो ईवीएम की लड़ाई को अंजाम तक नहीं पहुंचने दे रहे। आप मोदी जी को कितनी गाली दे लो, कोई परवाह नहीं है किसी को। आप लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि ठीक है, आपने पिटिशंस का तो तर्क दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के जो मैल प्रैक्टिसेस हैं, जो तथाकथित रूप से, उसको टैकल करने के लिए कितना गंभीर आपको सुप्रीम कोर्ट लग रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बचते बचाते बहुत सारी बातें कहता है, और अभी जो 2 दिन पहले जो ये हियरिंग हो रही थी जहां पे उन्होंने निर्देश दिए हैं चुनाव आयोग को, उसमें भी उन्होंने बहुत ही क्लियर स्टैंड कुछ नहीं लिया है। बहुत सर्कमस्पेक्ट होकर हमें सोचना पड़ता है कि देखिए क्या कहा उस बेंच ने, और whether they are soft towards the election commission, whether they have taken a hard stand towards the election commission, or they are telling them very in categorical terms that look, this is what you have to do, ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों है? और इसीलिए मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपका असेसमेंट क्या है कि कोर्ट्स का स्टैंड क्या है चुनाव आयोग को लेकर। मैं आपको तथ्य बताता हूं, निष्कर्ष आप और आपके जो दर्शक हैं वो निकालें अपने।
जो इलेक्शन का डेटा है, डेटा का मतलब क्या होता है, अगर हम पेपर बैलेट के नजर से देखें तो पेपर बैलेट को फाड़ना, पेपर बैलेट को जलाना या उसको डिस्ट्रॉय करना अपराध होता है। पेपर बैलेट मतलब सीयू, मशीनों में पेपर बैलेट का मतलब सीयू के अंदर डेटा ही होता है ना। तो जो पेपर बैलेट को जलाएगा, फाड़ेगा या तेजाब डाल के खराब करेगा वो अपराध होता है। ये तो सबको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से जो सीयू के अंदर या ईवीएम के अंदर डेटा है उसको जो डिस्ट्रॉय करेगा, इरेज करेगा, वो अपराध करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ना, इधर से किसी पिटिशनर ने ये बात रखी, इतने बड़े बड़े विद्वान, ये पिटिशनर्स थे सारे विद्वान। अब लॉयर्स तो बंधे होते हैं ना अपनी इंस्ट्रक्शन से, जब उन्हें इंस्ट्रक्शन ही नहीं थी ये बात हाईलाइट करने की कि ये तो अपराध किया इन्होंने, अगर डिलीट किया है डेटा तो ये अपराध किया है। तो अपराध ना करने की गुजारिश सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से की कि आप आगे से अपराध नहीं करोगे ये, तो और इलेक्शन कमीशन ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए ये बात मान ली ओरली। ये हुआ है। अब अगर पिटिशनर्स ठीक से होते और सुप्रीम कोर्ट को ये बात खुद ही अगर अगर वो चाहती सुप्रीम कोर्ट तो सो मोटो ही पहले तो एफआईआर दर्ज कराती कि ये अपराध हो कैसे गया। हमारी डायरेक्शंस तो कुछ और थी, आपने ये डेटा कैसे इरेज कर दिया, तो अपराध हो गया ना। तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को बचा रहा है। अगर वो ये जान रहा है कि डेटा डिलीट हो रहा है और फिर भी कोई सख्त स्टैंड सुप्रीम कोर्ट नहीं ले पा रहा, तो इसका मतलब ये कि वो राजीव कुमार को बचाने में लगा हुआ है। रिक्वेस्ट की ना, रिक्वेस्ट बड़ा दिल दिखाते हुए राजीव कुमार जी के चुनाव आयोग ने मान ली कि हम आगे से डेटा डिलीट नहीं कर देंगे, अब तो हमने अपराध कर लिया, कोई बात ही नहीं है, भूल जाओ। और ये पिटिशनर से भी किसी ने नहीं कहा। अब मैं कुछ बात बोलता हूं तो मुझे कहते हैं कि आप क्रिटिसिज्म करते हो सबकी। ये तो अब जाके सब लोग पढ़ ले, अपनी पढ़ाई कर ले और फिर बात करेंगे हम इस बारे में। तो बात यह है कि स्लीपर सेल्स देश के संविधान के, देश के जो इलेक्टोरल प्रोसीजर है उसके खिलाफ हैं। ये सब साजिश के तहत नूरा पिटिशंस डल रही हैं, मिली भगत से पिटिशंस डल रही हैं ताकि ये ऐसे और ऑर्डर्स आ जाएं जिससे असली मुद्दे से ध्यान भटक जाए, यानी कि मशीनों की अच्छाई के ऊपर एक और जो है स्टैंप लग जाए और जो एटलस एक के बाद एक निकालते रहे झूठी एटलस, और एटलस को देखकर आप मानते रहो कि आप सबके साथ एकदम निष्पक्ष रूप से चुनाव हो रहा है। लेकिन जो कल जिस तरीके से कल ये जो पूरी सुनवाई टाली गई और कहा गया कि भाई जस्टिस सूर्यकांत बीमार है और इस वजह से जो अपॉइंटमेंट्स ऑन इलेक्शन कमिश्नर्स एंड सीईसी वाली जो याचिका है उसको टालकर अब 19 फरवरी कर दी गई है। अब इसका मतलब क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक विंडो दे दिया है सरकार को कि लो भाई आप मुख्य चुनाव आयुक्त को आप नियुक्त कर लो, ये विंडो है आपके पास इस पीरियड में? आपको लगता है कि सरकार इसमें नियुक्ति करेगी? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वो है, मैं आपको तथ्यात्मक रूप से बताता हूं, फिर आप निष्कर्ष निकालें और आपके दर्शक निष्कर्ष निकालें। ये पिटीशन तो बहुत दिनों से पड़ी हुई है। राजीव कुमार जी का तो जो चयन और उसके बाद दूसरे जो इलेक्शन कमिश्नर का चयन तो कई सालों से हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की धज्जियां उड़ा के जिसमें यह कहा गया था जो कि इलेक्शन कमिश्नर्स के चुनने का जो प्रोसीजर होगा, जो उसकी कमेटी होगी, उसमें 3 मेंबर्स होंगे, एक प्राइम मिनिस्टर, दूसरे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। उसकी धज्जियां उड़ाई मोदी जी की सरकार ने, हमारे परम आदरणीय प्रातः वंदनीय मोदी जी और अमित शाह जी ने, और मोदी जी और अमित शाह जी और तीसरा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। अब 2 एक तरफ वोट हो, 3 वोट हैं टोटल, उसमें से 2 हमेशा एक तरफ के होंगे और एक तरफ का होगा, तो जीतेगा कौन? मतलब व्यक्ति पसंदीदा ही बनेगा मोदी जी का। अब इस चीज के को अगर चैलेंज किया गया है तो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य मैं तो एक छोटा सा नागरिक हूं, अंबेडकरवादी हूं, ईमान वाला अंबेडकरवादी हूं। मुझे तो ये समझ में आता है कि ये चुनाव जो है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें बताया बार बार कि ये जो निष्पक्ष चुनाव होना बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, मतलब ये भारत के संविधान की बुनियाद है निष्पक्ष चुनाव। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निष्पक्ष इलेक्शन कमिश्नर होने चाहिए। निष्पक्ष इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, वो मैंने अभी आपको बता दिया कि ये कैसे। सुप्रीम कोर्ट ने जो तरीका निष्पक्ष इलेक्शन कमिश्नर चुनने का बताया, उसकी धज्जियां उड़ा के सरकार ने एक जो निष्पक्ष तरीका नहीं है, पक्षपात करने वाला तरीका है, वो बना लिया। अब इससे महत्वपूर्ण कार्य
मैं छोटा सा व्यक्ति हूं, मुझे नहीं नजर आ रहा कि देश में कोई भी और दूसरा इससे इंपॉर्टेंट काम है। इसकी सुनवाई करने के लिए टाइम नहीं आ रहा भाई। हमारे चंद्रचूड़ जी का आज मैं वो हार्ट टॉक वाला बीबीसी का इंटरव्यू देख रहा था, वो आंकड़े गिनवा रहे थे कि हमने इतने केस डिस्पोज ऑफ कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। और हम जो भगवान के सामने बैठे थे जाके, वो इस वजह से बैठे थे क्योंकि हम लोग जो है ये चाहते थे कि भगवान हमें इतनी ताकत दे कि हम न्यूट्रल तरीके से काम कर सकें। ये सब लेक्चर दे रहे थे आज, मतलब बहुत ही, अब मैं थोड़ा शब्द का प्रयोग करूंगा, मुझे बेशर्मी लग रही थी, लेकिन फिर भी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन दे रहे थे। लेकिन ये जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, जिसकी बुनियाद ही देश की बुनियाद उस पे, इलेक्शन पे, हम अपनी सॉवरेनिटी जो हर एक नागरिक की है वो ट्रांसफर जिस जरिए से करते हैं, उसमें जो जज है वो बेईमान है, इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि वो पक्षपातपूर्ण तरीके से, उस तरीके से नहीं अपॉइंट हुआ जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट चाहता था, और वो अर्जेंट नहीं है। चलिए, ये जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने एक सही फैसला किया जिसको सही ठहराया जा सकता है कि भाई, क्योंकि संजीव खन्ना साहब खुद ही नियुक्त होने की उसमें, क्योंकि वो चीफ जस्टिस के पद पे बैठे थे, वो स्वयं की नियुक्ति के लिए एक मेंबर के रूप में चयन कमेटी की कैसे वो केस सुन लेते, तो उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। लेकिन अब वो ट्रांसफर किया, ठीक किया, लेकिन उसको ये भी तो साथ में बोलना चाहिए था कि ये डिसाइड अगले ही हफ्ते हो जाएगा, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण कार्य तो कोई है ही नहीं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण केस भी कोई नहीं है हाँ भाई हमारे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन वो 12 तारीख को भी नहीं हुआ, और अब 12 तारीख के बाद 17 तारीख को ये रिटायर हो जाएंगे, तो 19 तारीख को हुआ, और 19 तारीख को भी मेरे ख्याल से फैसला नहीं होगा, ऐसा मेरा अंदाजा है, पर मैं शास्त्री तो हूं नहीं, वो जो हमारे गिरेन शास्त्री है। पर 19 तारीख को भी फैसला हो जाए तो जो मेरा एक इसकी बात सुन लीजिए, अगर फैसला ये आए कि जो नियुक्ति हुई है 17 या 18 तारीख को जो हो जाएगी, भले ही राजीव कुमार जी को एक्सटेंशन ही मिल जाए या किसी और को बना लिया जाए, और राजीव कुमार जी से भी ज्यादा महान होगा, ऑब्वियसली होगा ही, जब अमित शाह जी और मोदी जी मिलके और चुनेंगे, और राहुल जी ने सही कह ही दिया कि मैं जाऊंगा ही नहीं, जाने से फायदा क्या है, लेकिन वो सड़क पे आके आंदोलन नहीं करेंगे क्योंकि वो स्लीपर सेल्स की बात ज्यादा सुनते हैं अभी भी, वो एक अलग बात है। मैं नहीं जाऊंगा, बस बाइकआउट कर रहा हूं, जो होना है हो जाए, यही है ना उनका भी, राहुल जी का भी कहना, सड़क पे आके आंदोलन नहीं करूंगा मैं भी, ये क्योंकि स्लीपर सेल्स नहीं चाहते अभी, और मुझे उनकी सुनना जरूरी है। तो राहुल जी ने भी कन्नी काट ली इसमें से। अब अगर सुप्रीम कोर्ट 19 तारीख को यह फैसला कर देता है कि ये निर्धारण कमेटी जो है, जो सिलेक्शन कमेटी होगी, उसमें चीफ जस्टिस साहब होंगे ही होंगे, तो अगर वो दोबारा हो 20 तारीख को चयन कमेटी का गठन, और इस जो पुरानी अपॉइंटमेंट होगी उसको निरस्त कर दिया जाए, तब तो मैं मानूंगा कि हाँ ये न्याय हुआ। वरना मैं अक्षम हूं अपने आप को तैयार करने के लिए कि अगर इसको पेंडिंग रखा जाएगा या ये कह दिया जाएगा चलो अब तो बन गया, अब क्या है आगे देखेंगे, तो उस फैसले को मैं अच्छा फैसला कहने के लिए अपने आप को मजबूर नहीं कर पा रहा हूं। मैं कोशिश भी करूं तब भी नहीं कर पाऊं। जो मेरा आखिरी सवाल है महमूद आपसे, कि कुल मिलाकर हम क्या समझें, एक आम आदमी क्या समझेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना चाहता है, या फिर उसने एक तरीके से कन्नी काट ली है कि भाई अब हम नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, हम ऐसे ही गो स्लो वाला जो अप्रोच है वो रखेंगे, लेकिन कोई भी कड़ा डायरेक्शन चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं देंगे, और राजीव कुमार के खिलाफ तो बिल्कुल ही नहीं देंगे। मतलब मेरा पर्सनल अगर आप मांगे ओपिनियन, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है, अब मैं सही हूं या गलत हूं, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग को एक प्रोटेक्टिव गियर हर बार अदालतों से मिल रहा है। बहुत कम केसेस ऐसे हैं जो कि बहुत ही सोच समझ के तैयारी करके डाले जाते हैं, उसी में चुनाव आयोग एक्सपोज हो रहा है। बाकी सब जगह तो एक तरह का प्रोटेक्टिव गियर है, और वो जनरली भी अदालतों की एक वो रहती है कि जो सरकारी पक्ष है उसको थोड़ा सा या थोड़े से ज्यादा लॉन्ग रोप दी ही जाती है। मगर वो इसमें भी साफ नजर आ रहा है कि जब चुनाव आयोग ने खुद ही मान लिया कि हमने डेटा इरेज कर दिया, तब भी उसके खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं हुआ, तो ये मुझे भी थोड़ा अजीब लगी। मैं तो कोर्ट के अंदर ही बैठा था बात, लेकिन ऐसा हुआ है। और दूसरा भी जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, तो उसमें 17 तारीख के बाद की डेट देना, वो भी एक अजीब सी बात है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन ये लड़ाई जो है, ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हम देश की जनता को 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुहार लगाई थी कि जनता आए और उनकी रक्षा करे,
तो ये जो लड़ाई है देश की सबसे बड़ी अदालत में लड़ी जानी है, जनता की अदालत में, पीसफुल प्रोटेस्ट से। जितनी जल्दी पॉलिटिकल पार्टीज अपने स्लीपर सेल्स जो आरएसएस के एजेंट्स हैं उनके अंदर घुसे हुए उनसे उनके चुंगल से निकल के बाहर आएंगे, उतनी जल्दी ये लड़ाई जीती जाएगी। वरना देश की जनता तो ये लड़ाई अपने पेस पे और अपनी स्पीड पे लड़के जीतेगी ही, ऐसा मेरा कहना। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया महमूद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग।